गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साईं महाविद्यालय सीधी। तो जैसा कि आप सभी उद्यमिता के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्यों का निर्धारण। तो लक्ष्यों के निर्धारण में बात यही है कि हम किसी भी लक्ष्य को यदि पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो जो हम निर्णय लेते हैं या जो जो कार्य करते हैं उसी के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण होता है। हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है कि वह किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है अपने जीवन काल में। तो मोटे शब्दों में हम यह जानेंगे कि लक्ष्य एग्जैक्टली है क्या। लक्ष्य का मतलब ही है अंतिम परिणाम, यानी एट लास्ट हमको जो प्राप्त हो जाए, अंततः जो हमें प्राप्त हो, हमारी कोशिश की सकारात्मकता की सोच के साथ, वही अंतिम परिणाम लक्ष्य कहलाता है। यानी जिस कार्य के लिए हम लगे रहें, अग्रसर रहें कि हाँ हमें यह चीज प्राप्त ही करनी है, और वह जब प्राप्त हो जाए, है ना, जब प्राप्त हो ही जाए तब वह अंतिम परिणाम या लक्ष्य कहलाएगा। अब लक्ष्य के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं आती हैं लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत कि लक्ष्य का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए कुछ मूलभूत आधार दिए हुए हैं, कुछ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम पाएंगे कि लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा का तात्पर्य ऐसा भी समझ सकते हो कि आपको कोई किसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप घर में बैठे हैं और आपकी सिस्टर आपसे कोई काम कराना चाहती है, तो वो आपको एक तरह से चने के झाड़ में चढ़ाएगी, आपकी तारीफ करेगी, और चूंकि आपकी तारीफ कर रही तो आप भी गदगद होकर के उसका काम आसानी से कर दोगे। तो वो आपको प्रेरित करती है उस काम को करने के लिए, मोटिवेट करती है। इसी प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी प्रेरणा होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का यह पहला बिंदु है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा। तो प्रेरणा में हम देखेंगे कि कुछ 3-4 चीजें होती हैं जो अनिवार्य होती हैं। तो सबसे पहला, प्रेरणा पाने के लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है कि हम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रेरणा, मोटिवेट करना, मोटिवेट होना, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट होना, खुद को भी मोटिवेट करना। फिर उसी में आती हैं चुनौतियां। नो डाउट हम लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आसानी से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। ठीक है, आसान लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो टफ होते हैं लक्ष्य, एम, पर्पज, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, उन समस्याओं पर कार्य करना पड़ता है। फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की समाधान की गतिविधियों को करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य चुनौतियां और समाधान दोनों अनिवार्य हो जाते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो चुनौतियां हैं तो हमें समाधान को ढूंढना पड़ेगा। फिर आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में भी 2 चीजें होती हैं। सृजनात्मकता में समझ रहे होंगे आप, सृजन करना,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सृजन करना, आगे बढ़ाना, विकसित करना अपने आप को। तो इनमें भी दो बिंदु होते हैं। पहला बिंदु होता है योजना और दूसरा बिंदु होता है विकास। तो योजना का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, प्लानिंग। भाई हम घर से कॉलेज निकलने के लिए भी प्लानिंग करते हैं, हमको भोजन भी करना होगा तो भी प्लानिंग करते हैं कि हमको भोजन कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है और किस टाइम पे करना है। ठीक है, तो आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्लानिंग करके ही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि सृजनात्मकता के लिए हमारे पास में योजना होनी चाहिए और उस योजना को सही तरीके से प्रयोग में ला करके हम अपने विकास के स्तर को भी या विकास को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारण की पहली प्रक्रिया, जिसमें लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा का इन बिंदुओं से संभावित होता है। इसमें लाभ हो जाता है, लाभ भी प्राप्त होता है, व्यवसाय का विस्तार भी होता है, नव प्रवर्तन भी होता है, ग्राहक भी बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आता है निर्धारण की प्रक्रिया में मेन पॉइंट जो है लक्ष्यों का निर्धारण। अब लक्ष्यों के निर्धारण के लिए क्या करना होता है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो संस्था है या उपक्रम है उसका स्वरूप कैसा होगा, बिक्री में किस प्रकार के हम सुधार कर सकते हैं, उत्पादों में क्या हमको सुधार करना है कि उत्पाद जो हम उत्पादन कर रहे होते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं उनमें क्या गुणवत्ता ला लें, क्या उसकी जो दर है उसको कम कर दें तो जिससे हमारे ग्राहक और बढ़ते जाएं। फिर प्रबंध में सुधार, उसको मैनेज करने में सुधार करना, मैंने जो प्रबंध में सुधार करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार की हम अच्छी मैनेजमेंट प्रक्रिया, अच्छे प्रबंध प्रक्रिया को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उससे भी हमारे लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो प्राप्त किया जा सकता है। लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण यानी जो सामाजिक अंशदान होता है, समाज के लिए जो हम कुछ करने की सोचते हैं। संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, जो संगठन हमने क्रिएट किया है उनके जो उद्देश्य हैं पहले हम उन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। समयानुसार उद्देश्यों का निर्धारण, एक टाइमिंग बना लेते हैं कि हमने कोई व्यवसाय ही जैसे मान लीजिए किया, या फिर मान लीजिए कि इस टाइम पे जैसे क्लासेस आपको ऑनलाइन दी जाती है तो उसमें भी ये टारगेट होता है कि हम एक दिन में कितनी वीडियोस बना लें, हम इतने समय में या फिर इतने टाइम का ही कि 20 मिनट का ही या 30 मिनट का ही, तो समयानुसार उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए। और चूंकि जरूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य हो, कई सारे उद्देश्य हो, कई सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं, तो उन उद्देश्यों को, जो अलग अलग उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का हम विभाजन भी कर लें, वर्गीकरण भी कर लें। तीसरा आता है जिनकी बात की गई थी अभी, चुनौतियां। चुनौतियां भी चूंकि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक चुनौती और एक होती है बाह्य चुनौतियां। आंतरिक चुनौतियां यानी जो हमारे व्यवसाय की ही अंदर की चुनौतियां हैं, और एक बाह्य चुनौतियां जो व्यापार से बाहर की चुनौतियां। तो आंतरिक चुनौतियों में दोषपूर्ण लक्ष्य का निर्धारण, दोषपूर्ण नियोजन, दोषपूर्ण प्रबंध, दोषपूर्ण वस्तु, अपर्याप्त उत्पादन, अति उत्पादन, वित्त का अभाव, श्रमिकों का अभाव, श्रमिकों की गतिशीलता, प्रशिक्षण की कमी, प्रेरणा का अभाव इत्यादि। कहने का मतलब वस्तु का ज्यादा उत्पादन करने में भी नुकसान, वस्तु का कम उत्पादन करने में भी नुकसान, यानी जितनी डिमांड हो उतना उत्पादन, उसका निर्धारण हम कर लें, गुणवत्ता का निर्धारण कर लें, ठीक है, नियोजन का निर्धारण कर लें, प्रबंध का निर्धारण कर लें, यानी हमारी प्लानिंग सही होनी चाहिए, हमारा प्रबंध अच्छा होना चाहिए,
हम खराब वस्तुओं का निर्माण न करें, ठीक है। वित्त का अभाव यानी वित्त की कमी ना हो, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आंतरिक चुनौतियों में आती हैं। बाह्य चुनौतियों में बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, बिजली, शक्ति का तात्पर्य मेहनत से, ठीक है। जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं। परिवहन, यातायात, दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन, बैंक और वित्तीय सुविधाएं, ऋण की अपर्याप्तता यानी ऋण न प्राप्त होना, वित्त की अपर्याप्तता, कच्ची सामग्री सही ढंग से सही समय पर ना पहुंचना, ना मिलना, निरीक्षण का अभाव यानी बार बार निरीक्षण करने का अभाव यानी हम सही तरीके से उसकी जांच ना कर पा रहे हैं, आधुनिक तकनीक के प्रयोग की समस्या, विपणन की समस्या मतलब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी हमारे व्यवसाय से किसी दूसरे ग्राहक के घर तक पहुंचाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वस्तु को, कठोर सरकारी नीति और भ्रष्टाचार इत्यादि, ये आती है बाह्य। अब लक्ष्यों के निर्धारण करते समय चुनौतियों पर पर्याप्त विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें से पहला आता है बाजार स्थायित्व। बाजार स्थायित्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, छोटा बड़ा किसी प्रकार का उद्योग करते हैं, तो उसको समय एक निरंतर समय तक उसको चलाते रहें, भले उसमें प्रॉफिट हमें कम हो या फिर सिर्फ पूंजी आ रही हो, क्योंकि जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाएगी, व्यापार का एक प्रॉपर समय होता जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। यदि आप सोचोगे कि आपने व्यवसाय किया आज और 2 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलने लगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उस व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बाजार स्थायित्व नहीं रह जाता। बाजार स्थायित्व तभी होगा जब आप उस व्यवसाय को पूरा समय दोगे और उस व्यवसाय में हानि होने पर भी आप उस व्यवसाय को निरंतर चलाते हो, तो वह कहलाएगा आपका बाजार स्थायित्व। प्रतियोगिता से तात्पर्य हम यह समझ सकते हैं कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। जब आप कोई व्यवसाय डालते हो तो आप देखते हो कि उस मार्केट में उस वस्तु का व्यवसाय ऑलरेडी है, तो चूंकि जिस वस्तु का आपने व्यवसाय डाला उस वस्तु का ऑलरेडी व्यवसाय चल रहा है वहीं पे उसी जगह, तो आप अपनी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाओगे या उसकी जो मूल्य है, दर है, उसको कम करोगे, है ना, या उसी दर पे रखोगे, तो आप अपने ग्राहकों के साथ में या फिर आप अपना व्यवहारिक जो व्यवहार है उसको अच्छा रखोगे, तब आपके पास में ग्राहक बनेंगे। तो कुल मिलाकर के उस व्यवसायी से आप उसी वस्तु के लिए कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रतियोगिता। नेक्स्ट हो गया तकनीकी जोखिम। तकनीकी जोखिम में हम देख सकते हैं कि वस्तु के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रयुक्त उत्पादन तकनीक का भी अध्ययन करना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने व्यवसाय में कोई मशीन डालते हैं और उस मशीन को हम वस्तु के उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन उस मशीन को डालने के पहले हम उसकी जानकारी भी रखें, तब तो हम उस मशीन से वस्तु का उत्पादन सही तरीके से सही ढंग से ले पाएंगे। नियमन व नियंत्रण।
तो नियमन व नियंत्रण तथा संबंधित अधिनियमों का ज्ञान उद्यमी को होना चाहिए। यानी व्यवसाय से संबंधित जो नियम है, जो अधिनियम है, वो सारे उद्यमी को ज्ञात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनका कंट्रोल भी उद्यमी के पास पूर्णतः होना चाहिए। मांग अध्ययन, उसी वस्तु का बाजार हमें स्थापित करना चाहिए जिस वस्तु की मांग हो, डिमांड हो, है ना, डिमांड ज्यादा हो। वैसे हर वस्तुओं की डिमांड होती है लेकिन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कम होती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो मांग अध्ययन भी उस बाजार स्थायित्व के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है लागत, मूल्य व लाभ का अध्ययन। तो वस्तु में कितनी लागत लग रही है, उस वस्तु का हम कितना मूल्य रखेंगे और उस वस्तु से हमें कितना लाभ होगा, इन तीनों चीजों को भी हमें पूर्णतः ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। चौथा आता है समाधान। समाधान में सुविचारित कार्यक्रम होते हैं, यानी सोच समझ करके किए गए कुछ कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। उधार होता है, कच्चा माल होता है, श्रम होता है, ठीक है। उधार आप समझ रहे होंगे, जो उधार लिया जाना होता है। कच्चा माल, वस्तु के निर्माण से पहले जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर का कच्चा माल क्या होगा, ये तो अभी मैन्युफैक्चर होकर के आया है, यानी प्रॉपर ये मार्कर बन करके आ गया है मार्केट में और जिसका यूटिलाइजेशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले, ये बनने के पहले इसमें कच्चे माल का भी प्रयोग किया गया है। कच्चे माल, अब इसमें कच्चे माल क्या हो सकते हैं, इसकी जो निप है तो बांस की बनी होती है, ठीक। इसके अंदर इंक रहती है तो इंक कहीं और से आता है, ठीक। फिर ये जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक आपका रबड़ से भी बन जाता है आपका, और वेस्टेज जो होते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए भी कच्चा माल प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के आपका पहले कच्चा माल, है ना, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च होता है। श्रम से आप तात्पर्य समझ ही रहे होंगे। श्रम का मतलब काम करना, ठीक है, मजदूरी करना, ठीक है। तकनीक आप समझ ही रहे हैं, तकनीक मशीनरी से या नए नए टेक्नोलॉजी से, नए नए तकनीक से नए आइडियाज, नए उपाय अपने वस्तुओं या फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए नए आइडियाज यूज करना, ठीक, नए नए तरीकों का प्रयोग करना। और लास्ट आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में व्यावसायिक योजनाएं आती हैं और विकास आता है। तो व्यावसायिक योजनाओं में भी ध्यान देंगे कि उद्यम की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, वित्तीय संसाधन किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, स्वामित्व के स्वरूप क्या होंगे, उत्पाद क्या होगा, है ना, उत्पादित वस्तु की किस्म क्या होगी, उसकी मांग क्या होगी, उसमें प्रतियोगिता क्या होगा, ठीक, लागत क्या लगी है, मूल्य क्या रखा जाएगा और हमें उससे प्रॉफिट क्या होगा, उसकी लाभदेयता क्या होती है, ये सब निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आज आपका उद्यमिता का चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।